हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। मैं कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट्स हो चुके हैं आपके, उनको अगर आपने नहीं वॉच किया है तो जाकर उन्हें एक बार देख लीजिए। एंड लेट्स बिगिन विद द थर्ड पार्ट। बिगिन करने से पहले आपको बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? एक कॉफी का मग बड़ा सा क्यों दिख रहा है? ये सिंबल कर रहा है आपको कि इस वाले लेक्चर में आपको बहुत अटेंटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस 2 लेक्चर जिन्होंने देखे हैं उनको ये लेक्चर थोड़ा सा इजी लगेगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं उन्हें कंपैरेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। बट दोनों ही केसेस में, अगर आपने देखा है नहीं देखा है, दोनों ही केस में आपको इस लेक्चर में ज्यादा अटेंटिव रहना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द इम्यूनोलॉजी। डेफिनेशन देखते हैं इम्यूनोलॉजी की क्या होती है। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिजीजेस और द इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, किसी भी तरह की रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे, वायरस, बैक्टीरिया, उनसे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, बचाया जाता है। और ये कैसे बचाया जाता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इस सब की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाया जाता है। 2 सिस्टम हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में किए थे इसके, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट जो बाय बर्थ होता है, तो इन्नेट इम्यून सिस्टम के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वही कॉन्टेक्ट में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहले इन्नेट इम्यून सिस्टम ही फाइट करता है। ठीक है, इन्नेट हमारे पास बाय बर्थ होता है और इसमें 4 टाइप ऑफ डिफेंस बैरियर्स होते हैं। 4 टाइप के डिफेंस बैरियर्स होते हैं। कौन कौन से डिफेंस बैरियर्स हैं? फर्स्ट एनाटॉमिक, देन फिजियोलॉजिकल, फैगोसिटिक एंड इन्फ्लामेटरी। क्या क्या है एक बार जरा सा देखो। एनाटॉमिक क्या होता है? जो हमारी एनाटॉमी से रिलेटेड है, बॉडी की एनाटॉमी से रिलेटेड है, हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारा एनाटॉमिक में आएगा। फिजियोलॉजिकल जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में है या हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, लाइक टेम्परेचर, पीएच, केमिकल रिएक्शंस, ये सारा फिजियोलॉजिकल्स में आएगा। देन फैगोसिटिक, हमारी कुछ सेल्स होती हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं, डायपेडेसिस करके बाहर निकल आती हैं वेसल से। वो कौन सी सेल्स हैं? WBCs हैं। कुछ WBCs हैं लाइक मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। ऐसी WBCs किस नेचर की होती हैं? फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस, जो फैगोसिटिक रिएक्शन शो करते हैं। मैक्रोफेजेस ये एक टाइप की सेल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा खा लेती हैं और डाइजेस्ट कर देती हैं उसे। तो ये कौन सी सेल्स होती हैं? इनका डिफरेंट बॉडी के जिन जिन पार्ट्स में ये प्रेजेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। अगर स्किन पे प्रेजेंट है तो डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। अगर ये हमारे लिवर में प्रेजेंट है तो कुफर सेल्स। आई थिंक ये सब नाम सुन रखे होंगे आपने। यही सेल्स अगर ब्रेन में प्रेजेंट हैं तो इन्हें बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। एंड किडनी में प्रेजेंट है तो इन्हें बोलते हैं मिसेंजियल सेल्स। साथ साथ ये सब चीजें नोट डाउन करते हुए चला करिए, नोटबुक लेकर बैठा करिए। मिसेंजियल सेल्स। देन आती है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है? जैसे आपको किसी मधुमक्खी या हनी बी ने डंक मार लिया है ना, स्टिंग मार दिया, तो वहां पे क्या होता है? थोड़ा सा स्किन फूल जाती है। इस तरह से नॉर्मल सरफेस है आपकी स्किन की और यहाँ पे हल्का सा फूल गई। ये जो हल्का सा फूली है ना, एक्चुअली यहाँ पे एक्युमुलेशन हो गया है थोड़ा सा WBCs एंड वेस्कुलर फ्लूइड का, जो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। डिटेल में इन सबको एक बार देख लेते हैं। एनाटॉमिक इम्यून सिस्टम। एनाटॉमिक इम्यून सिस्टम में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? स्किन। स्किन का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑयल ग्लैंड्स हैं। इन ऑयल ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? सिबेसियस ग्लैंड। सिबेसियस ग्लैंड क्या करती हैं? ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और उस ऑयल में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड। जो लैक्टिक एसिड है, एसिड वर्ड आ रहा है, फैटी एसिड एसिडिक होगा यानी कि, तो ये क्या करेगा? हमारी स्किन के ऊपर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी पीएच को लोअर कर देगा, कम कर देगा पीएच को। और ये कम पीएच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो द स्किन, द सिबेसियस ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं? इसके नीचे क्या होती है? सिबेसियस ग्लैंड होती है एंड इट प्रोड्यूसेस सीबम। क्या प्रोड्यूस करती है सिबेसियस ग्लैंड? सीबम, जिसमें होता है लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड विच प्रोवाइड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस एसिडिक एनवायरनमेंट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी, अगर नोज को देखो तो नोज में भी जो लाइनिंग होती है वो पूरी, यानी एयर पैसेज की लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग भी म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कभी कभी सीलिएटेड होती हैं और कभी कभी सिंपल होती हैं और म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस क्या होता है? जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी नोज से कुछ बहना स्टार्ट हो जाता है ना, स्लाइमी सा, लिक्विड सा, वो क्या होता है? म्यूकस होता है। वो क्यों बहना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि कुछ अगर एंटर करेगा हमारी बॉडी में,
कुछ भी एंटर करेगा फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल भी इवन, तो क्या होता है वो इंट्रैप कर लिया जाता है वहां पर, कहां पर, म्यूकस में इंट्रैप कर लिया जाता है एंड फिर उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, प्रोपेल देम आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं उसे। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहां पर होती है, अगर हम गट का या जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उन कैनाल का डाइसेक्शन करके देखें, ये सेक्शन है उसका, सेक्शन करके देखने के बाद में पता चलता है कि 4 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर ये सिरोसा हो गई, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं ऑलरेडी आपके, ये सिरोसा हो गई। दूसरी सेकंड नंबर की लेयर जो येलो कलर की दिख रही है इसमें मस्कुलैरिस है, देन लाइट पिंक कलर की सबम्यूकोसा एंड देन थोड़ा सा डार्क पिंक म्यूकोसा लेयर है। यही म्यूकोसा लेयर ही प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर करने से। इसी में म्यूकस सिक्रेट हुआ और उसने इंट्रैप कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। एनाटॉमिक हो गया। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर हमारी बॉडी का कम या ज्यादा हो सकता है, कम हुआ तो काम खत्म, अगर बॉडी ठंडी पड़ी यानी कि काम खत्म, ठीक है। तो ज्यादा होना अच्छा है एंड नॉर्मल होना अच्छा है, नॉर्मल कंडीशन में तो यू आर नॉर्मल, ठीक है। अगर ज्यादा हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। फीवर एक्चुअली कोई डिजीज नहीं है, ये जब हमारी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रही होती है तो उस समय हमारा टेम्परेचर रेज हो जाता है उस फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है या एडेप्टेशन है फॉर द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो फीवर कोई डिजीज नहीं है, इट इज अ सिम्टम दैट अलार्म्स अवर बॉडी। देन है लो पीएच। लो पीएच में क्या होता है, अभी मैंने बताया सीबेसियस ग्लैंड में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट हमेशा रोक देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, ठीक है। केमिकल्स कौन कौन से हमारी बॉडी में होते हैं, फर्स्ट लाइसोजाइम। जब हम रोते हैं तो आंसू भी हमारे बेकार नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ भी बेकार नहीं है, सब कुछ यूजफुल है। ये जो आंसू निकलते हैं, इतने कीमती आंसू, ये टीयर्स, इनमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि लाइसोजाइम होता है, जो कि हमारी आईज में प्रेजेंट उस टाइम पे जो भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो उसे बाहर निकालने का काम करेंगे आईज से। अगर कुछ डस्ट पार्टिकल चला जाता है पार्टिकल, तो उस केस में क्या होता है, आंख से आंसू ही आ जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है उसे, ठीक है। एंड इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्शन इनटू द सेल। किसी भी सेल में, जैसे कि कोई भी अगर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया तो सारी सेल्स को एक साथ तो वो नहीं अफेक्ट कर देगा, कुछ सेल्स को अफेक्ट करेगा। जैसे ही कुछ सेल्स अफेक्ट हुई वो क्या करेंगी, जो उसकी नेबरिंग सेल्स होंगी उनको बता देंगे कि भैया अटैक हो गया है, अपने आप को रेडी कर लो। और ये बताएंगे कैसे, बोलकर नहीं ना बेटा, केमिकल्स की हेल्प से बताएंगी, केमिकल मैसेजेस भेजेंगी। तो कौन सा केमिकल होता है जो मैसेज के फॉर्म में जाता है, इंटरफेरॉन। और ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, वो सेल जिस पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फैगोसिटिक बैरियर्स। फैगोसिटिक बैरियर्स अभी मैंने बताया कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो फैगोसिटिक नेचर की होती हैं और पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करता है उसे खा लेती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं। कौन कौन सी हैं ये, मोनोसाइट्स जो कि WBCs हैं, टाइप ऑफ WBC है, न्यूट्रोफिल इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ WBC, मैक्रोफेजेस किल एंड डाइजेस्ट होल ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया अभी, ये एक डायग्राम है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स क्या होते हैं, टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन इंड्यूसेस ऑफ लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड। जहां पर भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या कुछ भी बॉडी में ऐसी चीज एंटर करेगी जो बॉडी से रिलेटेड नहीं है आपकी, तो उस जगह पे क्या होगा, वेस्कुलर फ्लूइड डैमेज हुआ, वहां पे चोट लगी या किसी ने स्टिंग अंदर डाला, लाइक अगर स्कॉर्पियन ने, हनी बी ने या किसी भी एनिमल ने अपना डंक अंदर डाला तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वेस्कुलर फ्लूइड भी हमारा बाहर निकल आएगा थोड़ा सा, उसके साथ में क्या निकल आएंगी, आपकी फैगोसिटिक सेल्स बाहर निकल आएंगी। तो यहाँ पे क्या हुई है, फैगोसिटिक सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। इन्फ्लेक्स ऑफ फैगोसिटिक सेल्स इनटू द इन्फेक्टेड एरिया, इन्फ्लेक्स होने लगता है, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है जहां पर अटैक हुआ है वहां पे फैगोसिटिक सेल्स भाग भाग के आके इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होंगी तो फूला ही हुआ दिखेगा ना वहां पे, तो इन्फ्लामेटरी बैरियर बन जाएगा वहां पर, ठीक है, वहीं पे उसे इंट्रैप कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जब इनेट इम्यूनिटी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं रोक पाती है तो उस केस में किसका नंबर आ जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, ठीक है, एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्टिब्रेट्स का, इट इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये ई यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होंगी, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगी एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले हम एंटीजन्स को लिम्फोसाइट्स को डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट्स में हम दो टाइप के लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे, टी सेल्स एंड बी सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स।
ये भी फर्दर डिवाइडेड होंगी, वो हम अभी देखेंगे आगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स हमें इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती हैं और किस तरह की होती हैं, ये कैसे बनती हैं। B lymphocytes function in the form of antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity, this is important point. Antibodies इनके ऊपर होती हैं, ठीक है। जितनी भी B lymphocytes होती हैं, कितने टाइप की B lymphocytes होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, मेमोरी सेल्स एंड इफेक्टर सेल्स। दोनों पे ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और वो रिकॉग्नाइज करती हैं एंटीजन को। और ये कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल मीन्स क्या होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमर का मीनिंग होता है प्लाज्मा और लिम्फ, ठीक है। प्लाज्मा या लिम्फ से रिलेटेड जो टर्म है, दिस इज ह्यूमर, और ये इसी में घूमती रहती हैं और इसी से रिलेटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम डिफेंड मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन अवर बॉडी, ठीक है। किसके अगेंस्ट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमें? रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अगेंस्ट। द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन टू द एंटीबॉडी causes the B cell to divide rapidly। किस तरह से बाइंड होती हैं? यहां पर देखो, ये कोई आपकी एक सेल है, बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। बी सेल है, बी सेल के ऊपर इस तरह से वाई शेप के बहुत सारे एंटीबॉडीज लगे हुए होंगे, और जब इन एंटीबॉडी के यहाँ सिरों पर बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और इन एंटीजन बाइंडिंग साइट से आकर कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़ता है और उस फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन पर यानी बाहर की तरफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आए और बी सेल एक्टिवेट हो गई। अब वो या तो याद करने की कोशिश करेंगे कि ये कोई पुराना इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगी। न्यू इन्फेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगी। वो सारा प्रोसेस हम आगे देखेंगे अभी लेक्चर में। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इस तरह से बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, देन प्रोलिफरेट होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, बहुत ज्यादा बन जाती हैं संख्या में, ठीक है। इट फॉर्म्स मेमोरी बी सेल्स एंड इफेक्टर बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। इफेक्टर बी सेल्स को ही प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, जो एक्चुअली प्रेजेंट में जैसे ही इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे जो तुरंत करंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं वो इफेक्टर बी सेल्स होती हैं। जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं वो मेमोरी फॉर्म करती हैं, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मेमोरी फॉर्म की जाती है, फिर स्टोर कर ली जाती है वो मेमोरी, और रिकॉग्नाइज करा जाता है जब नेक्स्ट टाइम कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप मान सकते हो आप, रिकॉग्निशन, देन रिस्पॉन्ड, देन मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। देखो यहां पर, यहीं पर देख लेते हैं कि कैसे हो रही है। मैंने भी बताया इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले वर्क करती है, देन उसके बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी का काम आता है। इन्नेट इम्यूनिटी के सारे टाइप आपने देख लिए। एडेप्टिव इम्यूनिटी में अभी टी सेल्स रहती हैं देखने को, वो मैं अभी डिटेल में करा दूंगी आपको। बी सेल्स तक आपने देख लिया, तो अब समझने की कोशिश करते हैं इस फ्लो चार्ट को। इन्नेट इम्यूनिटी में ये एक माइक्रोब है, ये माइक्रोब सबसे पहले एंटर करने की कोशिश करेगा हमारी स्किन के थ्रू, बॉडी में ऊपर की तरफ से ही एंटर करेगा या फिर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में आएगा। इन्हीं 2 चीजों के कांटेक्ट में आएगा तो इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले वर्क करेगी, जो कि एनाटॉमी वाली है आपकी, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन वाली। स्किन के कांटेक्ट में आया माइक्रोब, बट स्किन इसे रोक नहीं पाई और ये बॉडी के अंदर एंटर कर गया। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में बहुत सारी मैक्रोफेजेस अभी हमने देखी थी, उन मैक्रोफेजेस के कांटेक्ट में आया। मैक्रोफेजेस ने उसे खाने की कोशिश की, बट वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई या किल नहीं कर पाई। यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स बनी हुई है। डेंड्राइटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्किन में, ठीक है। स्किन में सबसे ऊपर की तरफ जो मैक्रोफेजेस होती हैं उन्हें डेंड्राइटिक सेल्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक मैसेज जनरेट किया, इस तरह से एक मैसेज जनरेट किया, और ये मैसेज इन्होंने प्रोवाइड कर दिया हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन यही होता है कि ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है और हम उसे नहीं रोक पाए हैं इनिशियल स्टेज में, तो अंदर जितना भी अब एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाए और उस फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने की कोशिश करे, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स ने यहां से मैसेज लिया, और ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स जो मैसेज लिए हुए हैं, बहुत तेज एक्टिव हैं, भागती हुई जा रही हैं लेकर के मैसेज। कहां जा रही है भागती हुई लेकर के? बी सेल के पास में, ठीक है। ये सिंपल एक बी सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बी सेल्स हमारी स्टेम सेल्स में फॉर्म होती हैं, जो बोन मैरो में ही होता है, ठीक है, स्टेम सेल्स में फॉर्म होती हैं। ये नेटिव बी लिम्फोसाइट्स हैं जो मैच्योर है और इसके ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स थी, इसी बी सेल के पास आएंगी भागती हुई कि मैसेज आया है, देखो ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, या तो इसे रिकॉग्नाइज करो,
कि हमने इससे पहले कैसे फाइट किया था, बॉडी में आ चुका है या नहीं आ चुका है। ठीक है, तो पहले रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी, जैसे ही इस एंटीबॉडी की इस बाइंडिंग साइट से ये एंटीजन चिपकेगा जाकर, वैसे ही इसे क्या करेगी, ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी। अगर रिकॉग्नाइज हो गया तो पुरानी एंटीबॉडीज की हेल्प से इसे किल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो रिस्पॉन्ड किया जाएगा और नई एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी जो इसके लिए, इस एंटीजन को किल करने के लिए पर्टिकुलरली होंगी। ठीक है, और अगर ये न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो एक और काम किया जाएगा, मेमोरी सेल्स भी बनेंगी, मेमोरी बी सेल्स बनेंगी, जिन पर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन के सेव हो जाएंगी आगे के लिए। ठीक है, क्लियर है ये मैकेनिज्म यहां तक? तो देखो इसके आगे क्या हुआ, यहां पर बाइंड हुआ, एक्टिवेटेड बी सेल्स बनी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी वर्क करने लगी। यहां पर ये देखो प्लाज्मा सेल्स में ये प्रोलिफरेट हुई, मल्टीप्लाई हुई, बहुत सारी बी सेल्स बनी और ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन से चिपक कर अलग हो गई और इसे किल करने का काम करने लगी। किल तो एंटीबॉडी ही करती हैं। ठीक है, और यहां पर एक और एरो बनना चाहिए था जो नहीं बना हुआ है। यहां पर अगर इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया इसे, तो कुछ सेल्स तो यहां पे एंटीबॉडी से फाइट करके उसे किल करने की कोशिश करेंगे और कुछ सेल बी मेमोरी सेल्स बना लेंगी। ठीक है, जिन पर ये मेमोरी सेव रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, जो भी मैसेज लेकर आई थी हमने देखी थी। ओरिजिनेट इन स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो, टी सेल्स भी स्टेम सेल्स के बोन मैरो में ही, बोन मैरो के स्टेम सेल्स में ही ओरिजिनेट होती हैं, बोन मैरो के स्टेम सेल्स में ही। टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के स्टेम सेल्स में ही ओरिजिनेट होती हैं एंड देन माइग्रेट करती हैं थाइमस ग्लैंड के पास। थाइमस ग्लैंड हमारे थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होती है, जो एज के साथ डिजेनरेट होने वाली ग्लैंड है। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी लिम्फेटिक, जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स थे वो सब डिस्कस किए हैं, उसमें थाइमस ग्लैंड भी डिस्कस किया था। ये एक प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है और यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज ड्यू टू द टी सेल्स। जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट की जाती है हमारी बॉडी में, तो ये टी सेल की वजह से ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेल्योर होता है। क्यों? क्योंकि किडनी जो आपने ट्रांसप्लांट की वो किसी दूसरे पर्सन की किडनी लाकर आपने लगा दी बॉडी में। तो अब क्या करेंगे, टी सेल्स तुरंत बी सेल को एक्टिवेट करेंगे कि जाओ जाओ किल करो जाकर के उसे, क्योंकि कुछ फॉरेन बाहर की चीज आ गई है हमारी बॉडी में। ठीक है, वो ये नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारे काम की है या बिना काम की है। उनका काम इतना ही है कि बाहर से आई हर चीज को रिकॉग्नाइज करना, बी सेल्स को एक्टिवेट करना उसको किल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गन फेल्योर हो जाता है और इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे बोला जाता है जो एकदम क्लोज रिलेटिव हो, सिर्फ उसकी किडनी ही हम ट्रांसप्लांट करेंगे या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स में जो आपकी मैक्सिमम बॉडी की प्रोटीन्स हैं वो मैच करती हैं और टी सेल्स को ऐसा नहीं पता चलता है कोई बाहर से कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर करा दी गई है। ठीक है, इस तरह से टी लिम्फोसाइट्स भी फिनिश हो जाती हैं आपकी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी को भी डिटेल में देख लेते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन्स इस तरह के फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो बाहर से आए हुए हैं और ये WBC पर लगी हुई वाई शेप की, देखो वाई शेप की एंटीबॉडी है और इस एंटीबॉडी के ऊपर यहां पर एंटीजन रिसेप्टर साइट्स होती हैं और इस एंटीजन को हम माइक्रोब या फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी बोल सकते हैं। हमेशा ये माइक्रोब ही नहीं होता, अभी हमने देखा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी फेल्योर कर देता है ये, तो वो भी एज ए एंटीजन हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, तो काम की चीजें भी होती हैं जिनको बॉडी हमारी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करती है, वो सब एंटीजन है। और इनकी एंटीजन है या माइक्रोब की सेल मेम्ब्रेन पर जो ये प्रेजेंट सब्सटेंस है जो कि एंटीजन है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरे को ही एंटीजन बोल रही हूँ बट पूरे को एंटीजन नहीं बोलेंगे। एक्चुअली एंटीजन एक प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन पर। ठीक है, थ्योरी देखते हैं एक बार। एंटीजन आर लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड एंड समटाइम ये लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के भी बने हुए होते हैं एंटीजन। ठीक है, इस सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंड एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम एज अ थ्रेट। ठीक है, थ्रेट की तरह देखता है। अगर कोई भी एंटीजन, नया एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी को लगता है इसे अब किल करने की ही जरूरत है, ये हमारे पे इन्वेड कर रहा है। ठीक है, हमला कर रहा है, आक्रमण। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और रिप्रेजेंट करते हैं IG से। ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडी इज अ मॉलिक्यूल दैट स्पेशली
इनएक्टिवेटेड एन एंटीजन। ठीक है, क्या होती है एंटीबॉडीज? लिम्फोसाइट्स इनको प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी लिम्फोसाइट्स? बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं इन्हें। एंड एक एंटीबॉडी का काम होता है कि किसी भी एंटीजन को ये इनएक्टिवेट कर दे, उसकी फंक्शनिंग को बंद कर दे। ठीक है, होप आपको आज सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।